बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 10। हलब और मौसल की अफवाज ने इज़्ज़ुद्दीन मसूद की सालारी में सलाहुद्दीन अयूबी का मुहासरा तोड़ने के लिए भरपूर हमला किया, लेकिन मुंह की खाई। इज़्ज़ुद्दीन मसूद ऐसा भागा कि मौसल जाकर दम लिया और मलिक सालेह दोबारा किलाबंद हो गया। बिलाखिर मुहासरे से तंग आकर उसने सुलह की पेशकश की। सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान जंगी मरहूम के बेटे को मफाद परस्त उमारा के शिकंजे से निकालना चाहता था, इसलिए सुलह पर रजामंद हो गया। सुल्तान मलिक सालेह ने मिस्र के साथ साथ दमिश्क पर भी अयूबी की विलायत को तस्लीम कर लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अयूबी वापस दमिश्क चला गया। वाली मौसल सैफुद्दीन ने यह खबर सुनते ही मलिक सालेह को खत लिखा, तुमने इतनी जल्दबाजी में दुश्मन से सुलह कर ली। अगर तुम इस मुआहदे की मनसूखी का ऐलान करो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जल्द ही सलीबी फौजें सलाहुद्दीन पर चढ़ा दूंगा। दूसरी तरफ वाली मौसल ने सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी तरफ से मुतमईन रखने के लिए उसे भी खत लिखा, बिरादर अजीज, बेशक हमारी निजात इसी में है कि हम सलीबियों का मुकाबला करते हुए सुल्तान आदिल के मिशन को पूरा करें और उनके बाद आप ही उम्मत के दर्द के दरमा हैं। अपनी हरकत पर मैं शर्मिंदा हूं, मुझे आपकी आला ज़र्फी से माफी की उम्मीद है। वाली मौसल का कासिद पहले हलब पहुंचा। सुल्तान मलिक सालेह ने खत पढ़ते ही जवाब लिखा, बिरादर सैफुद्दीन, मुआहिदा सुलह हमारी एक वक्ती जरूरत थी, मौका मिलते ही आपके हस्बे इरशाद इसे चाक कर दिया जाएगा। मलिक सालेह का जवाबी मकतूब लेकर कासिद दमिश्क आया और सैफुद्दीन के खत की बजाय मलिक सालेह का यह खत सलाहुद्दीन अयूबी को दे दिया। खत में मलिक सालेह की बदअहदी की नीयत आयां थी। अयूबी को बड़ी कल्बी अजियत पहुंची, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया और तजाहुले आरिफाना के साथ खत वापस कासिद को पकड़ाते हुए कहा, यह खत शायद मेरा नहीं किसी और के लिए है। अपनी गलती पर कासिद हड़बड़ा कर रह गया। कासिद ने अब वाली मौसल का खत पेश किया। फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने वाली मौसल का खत पढ़ा और मुख्तसर जवाब लिखा, आपने जिस कुशादा दिली के साथ मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इंशाअल्लाह आप भी मुझे कुशादा दिल पाएंगे। आलम इस्लाम के दो उमारा की बदनीयतों और बदअहदियों पर सलाहुद्दीन अयूबी आज बड़ा ही आजुर्दा था। उसी रोज उसने मिस्र में अपने भाई मलिक आदिल को खत लिखा, 5000 फौज लेकर दमिश्क पहुंचो, मुझे यहां फितनों की बू आ रही है। ताजादम फौज के दमिश्क पहुंचने के साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी ने मलिक सालेह के नाम एक तहदीदी खत लिखा, सुल्तान मरहूम की अकीदत का तोक मेरे गले में ना होता तो मैं कभी भी आपसे सुलह ना करता, मगर आपकी बदअहदियां देखकर अब मैं आपकी इताअत से मुनहरिफ होता हूं। अब मेरी विलायत में आपके नाम का खुतबा जारी नहीं होगा। खत पढ़कर मलिक सालेह कुछ देर के लिए तो सख्ते में आ गया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि सलाहुद्दीन अयूबी इतनी तेजी के साथ बागियाना रविश पर चल पड़ेगा। सलाहुद्दीन अयूबी की विलायत मिस्र और दमिश्क में अभी तक सुल्तान मलिक सालेह का खुतबा ही जारी था। ये अलामत थी कि सलाहुद्दीन अयूबी अब भी खुद को सुल्तान की रियाया तसव्वुर करता था। वो मलिक सालेह पर सियासी दबाव डालकर उसे राह रास्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना समझ सुल्तान नोश्ताए दीवार ना पढ़ सका। मलिक सालेह सलाहुद्दीन अयूबी का खत लेकर अपने चचाजाद वाली मौसल सैफुद्दीन के पास पहुंचा। उसे सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर बड़ी हैरत हुई। फिर अपने नाम सलाहुद्दीन अयूबी का खत निकालकर उसने सुल्तान मलिक सालेह को दिखाते हुए इंतहाई तहकीर आमेज अंदाज में कहा, एक तरफ वो गुलामजादा तुम्हारे नाम का खुतबा तक मंसूख कर रहा है और दूसरी तरफ मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद की दुहाई दे रहा है। इससे बड़ी मुनाफकत और क्या होगी। बरादरे बुजुर्ग, मैं तो दमिश्क गंवा चुका। अगर हमने मिलकर अयूबी के बरवक्त दांत ना तोड़े तो वो तुम्हारे मौसल और शाम को भी हड़प कर जाएगा। सुल्तान मलिक सालेह को अब सिर्फ सैफुद्दीन ही सहारा दिखाई देता था। मलिक सालेह और सैफुद्दीन ने अब मुश्तरका जंग की तैयारी करना शुरू की। सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों ने उसे तमाम हालात से आगाह रखा था। चुनाचे उसने वाली मौसल के नाम खत लिखा, मैंने मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए आप लोगों के सामने गदागरों की तरह दामन फैलाया, लेकिन अफसोस कि आपने उस कशकोले गदाई में कुछ डालने की बजाय उसे तोड़ने की ही कोशिश की। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बंदा मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। इत्तेफाक से मैं तुम्हारे नाम मलिक सालेह का वो खत पढ़ चुका हूं जिसमें उसने तुम्हारी शह पर मुआहिदा तोड़ने का जिक्र किया है। अगर तुमने ये तय कर ही लिया है कि सरजमीन शाम मुसलमानों के खून से तर हो जाए, तो मैं भी इस तवील कशमकश के नतीजे में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो खून जो जिस्म में फसाद का बाइस हो उसका बह जाना ही बेहतर है।
हलब और मौसल की अफवाज एक बड़ी तैयारी के साथ एक फैसला कुन जंग के लिए कूच कर चुकी थी। हारान की अफवाज भी हलबी फौज के साथ करूने हमा की तरफ बढ़ रही हैं। सलीबियों ने मुत्तहिदा अफवाज के लिए आतिशगीर मादा, तीर कमान और 500 घोड़े भेजे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस मुख्तलिफ अतराफ की खबरें रोजाना सलाहुद्दीन अयूबी को सुना रहे थे। बिलाखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने भाई मलिक आदिल का इंतजार किए बगैर करूने हमा की तरफ पेशकदमी का इरादा किया। सींगों की शक्ल की चट्टानों का यह इलाका गोरिल्ला वार के लिए साजगार था। अयूबी अपनी मुखालिफ अफवाज को खुद भी वहां ले आना चाहता था। उसे अपने भाई मलिक आदिल की कुमक का इंतजार था, लेकिन अगर वो उसके इंतजार में बैठा रहता तो मुमकिन था कि दुश्मन उसकी पसंद के मैदान जंग में ना ठहरे। इसलिए उसने तेज रफ्तारी के साथ करूने हमा का रुख किया और दुश्मन के पहुंचने से पहले ही मोर्चाबंदी करना शुरू कर दी। दुश्मन की अफवाज भी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी कुमक अभी नहीं पहुंची थी। उसके पास फौज की शदीद कमी थी। अगर मलिक आदिल की फौज बर वक्त नहीं पहुंचती है तो वह मुहासरे में भी आ सकता है। यह बात अयूबी के लिए बड़ी परेशान कुन थी। बारे इलाहा, मैं तेरे किबला अव्वल की आज़ादी के लिए निकला था, लेकिन तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो गए हैं। मेरी रहनुमाई फरमा, अगर मैं दुरुस्त हूं तो मेरी मदद फरमा। सलाहुद्दीन अयूबी बड़ी देर तक सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़ा था। चंद लम्हों बाद उसके खेमे पर दस्तक हुई। इजाजत है। अमीर मोहतरम, कासिद इज़्ने बारियाबी का तलबगार है। दरबान की आवाज आई, फौरन भेजो। थोड़ी ही देर में गर्द आलूद लिबास में मलबूस मगर चाको चौबंद आदमी अंदर दाखिल हुआ। कहो क्या खबर है? सुल्तान अयूबी ने बेताबी के साथ पूछा। अमीर मोहतरम, दुश्मन की अफवाज कल किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती हैं। जासूस की खबर सुनकर अयूबी बेचैनी के साथ कमरे में टहलने लगा। सलाहुद्दीन अयूबी मोर्चाबंदी देखता फिर रहा था कि दूर उफक से उसे गर्द उठती दिखाई दी। गर्द के फैलाव से पता चलता था कि सवार एक सफ में नहीं 4-4-6-6 की तरतीब में एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। क्या ये मिस्र से आने वाली 5000 की कुमक है? लेकिन ये तो इतनी बड़ी तादाद दिखाई नहीं दे रही। तो क्या फिर ये दुश्मन का कोई दस्ता है? ये ख्याल आते ही अयूबी ने गजब आलूद आवाज में पूछा, क्या इस रास्ते पर हमारा एक निगरान भी नहीं था? फौरन तैयारी करो। नकारे पर चोट पड़ते ही मुसल्ला घुड़सवार तरतीब में आने लगे, लेकिन आने वालों की चाल हमलावरों की सी चाल ना थी। 2 सवार दौड़ाओ जो मालूम करें कि ये कौन लोग हैं, अयूबी ने हुक्म दिया। 2 घुड़सवार तेजी के साथ उधर को लपके। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो दूर से ही चिल्लाने लगे, दमिश्क से रजाकार आए हैं जिनके साथ औरतों की फौज है। औरतों की फौज? सलाहुद्दीन अयूबी ने हैरानी से जेरे लब कहा। यह जरूर मेरी बहन रजी खातून ने भेजी होगी, यह काम वही कर सकती है। यह कहते हुए वो हंसने लगा और फिर हंसते हंसते संजीदा हो गया। मेरी कौम की बच्चियां तुम्हें फतह याब करके रहेंगी, अयूबी ने अपने करीब खड़े सालारों से कहा, लेकिन मैं इन्हें मैदान जंग में नहीं रखूंगा। अगर एक भी लड़की दुश्मन के हत्थे चढ़ गई तो। वो अपनी बात मुकम्मल किए बगैर चट्टान से उतर गया। खवातीन और रजाकारों की फौज करीब आ चुकी थी। उनके कमांडर ने अमीर मिस्र को सलाम किया और रजी खातून का मकतूब पेश किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया। मेरे भाई, इस मुश्किल घड़ी में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझसे जो बन पाया वो पेशे खिदमत है। पुख्ता उम्र के 100 मर्द रजाकारों के हिफाजती हिसार में 400 लड़कियों को भेज रही हूं। इन लड़कियों को जख्मियों की मरहम पट्टी ही नहीं बल्कि पूरी जंगी तरबियत दी गई है। मुझे मालूम है कि तुम्हें इन लड़कियों को महाजे जंग पर रखने में हिचकिचाहट होगी, लेकिन यह ख्याल रहे कि अगर तुमने इन्हें वापस लौटा दिया तो अहले दमिश्क का दिल टूट जाएगा। खत पढ़ते पढ़ते अमीर मिस्र की आंखें नम हो चुकी थी। फिर उसने लड़कियों को मुखातिब किया, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं, इसका सिला तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि मैं कौम की बेटियों को मैदान जंग में उतारूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात को मजरूह भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इससे भी डरता हूं कि तारीख ये कहे कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी बेटियों को जंग में झोंक दिया था। अमीर मिस्र ने ठहरे हुए लहजे में कहा, और हम भी इस बात से डरती हैं कि तारीख ये कहे कि कौम की बेटियों ने सलाहुद्दीन अयूबी को गद्दारों के दरमियान तन्हा छोड़ दिया था। लड़कियों में से उनकी एक नुमाइंदा लड़की ने कहा, अमीर मोहतरम, आप हमें लड़ने का मौका दें, हम साबित करेंगे कि हम मर्दों से कमतर नहीं हैं। एक और लड़की बोली, मेरी इमारत में तुम लड़ाई में शरीक नहीं हो सकती, अलबत्ता तुम्हें 4-4 की टोलियों में तकसीम करके जख्मियों की मरहम पट्टी का काम दिया जा सकता है।
हर टोली के साथ एक एक रजाकार होगा। पिछले पहर मिस्री फौज की कुमक भी करूने हमा पहुंच गई। शाम तक 4-4 लड़कियों के 4 खेमे और एक खेमा उनके निगरान मर्दों के लिए करीब ही नस्ब हो चुका था, जिसमें लड़कियों के हर खेमे के मुआविन 4-4 मर्द एक दूसरे के साथ कयाम पजीर हो गए। ईशा के वक्त अयूबी फौज का एक कमांडार लड़कियों के खेमों का मुआयना करने के लिए आया तो एक रजाकार फवाद ने उसे बातों में लगा लिया। फवाद बड़ी जोशीली और जज्बाती गुफ्तगू कर रहा था। वो जिस खेमे के करीब खड़े थे उसमें एक लड़की वर्दा उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन इतनी थोड़ी सी फौज के साथ आप 3 फौजों का मुकाबला कैसे करेंगे? फवाद ने कमांडार से पूछा। यही तो सलाहुद्दीन अयूबी का कमाल है। कमांडार ने फवाद की जज्बाती गुफ्तगू से मुतासिर होकर जंगी सकीम बताना शुरू कर दी। हम दुश्मन से वहां नहीं लड़ेंगे जहां दुश्मन को तवक्को है, हम उसे वहां तक अपने पीछे ले आएंगे जहां उनके लिए फंदा तैयार है। कमांडार नई कुमक और फौज की तकसीम के बारे में बताता रहा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनकी तस्दीक उन बातों से भी हो गई है जो तुमने कमांडार के मुंह से उगलवाई है। लड़कियों वाले खेमे के करीब ही कोई मर्द दूसरे मर्द से आधी रात के वक्त आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था। अयूबी का सारा जंगी मंसूबा तुम्हें समझ आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फौजें कल ही अंधाधुंध हमला कर दें और अयूबी के फंदे में आ जाएं, इसलिए तुम अभी से निकल जाओ। लेकिन मुझे तो रास्ते का पता ही नहीं है। ये सहमी हुई आवाज फवाद की थी। खेमे के बाहर 2 अफराद की खुसर फुसर से वर्दा की आंख खुल गई थी और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन किससे बात कर रहा है। मैं तुम्हें रास्ता भी समझा देता हूँ। वो आदमी फवाद को रास्ता समझाने लगा। तुमने पैदल ही जाना है, सुबह से पहले पहुंच जाओगे। बस उन्हें कहना कि करून के अंदर ना आए। फिर वर्दा को दूर जाते हुए कदमों की चाप सुनाई दी। उसने आहिस्तगी से खेमे का पर्दा हटाकर खेमे से बाहर नजर डाली। वहां उनके खेमे का निगरान रजाकार फवाद खड़ा था। फिर वो एक तरफ चल पड़ा। वर्दा को समझने में देर न लगी कि ये रजाकार दरअसल दुश्मन का जासूस है जो दमिश्क से उनके साथ आया है। वर्दा ने अपना खंजर संभाला और खामोशी से फवाद के ताकुब में निकली, लेकिन वो अभी ये यकीन कर लेना जरूरी समझती थी कि आया वो वाकई दुश्मन का जासूस है। रात की तारीकी में दूर फासले से वो उसे एक साए की तरह लहराता हुआ नजर आता था। 1-2 मरतबा मुतहर्रिक साया रुक गया तो वो भी रुक गई। इत्मीनान करने के बाद जब साया मुतहर्रिक हो जाता तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ती। ये कोई हमवार रास्ता ना था। छोटी बड़ी चट्टानों में से कहीं तंग राहगुजर और कहीं झाड़ियों और टीलों के बाइस उलझा हुआ। लेकिन फवाद की चाल में अब तेजी आ गई थी, जैसे किसी को अपनी मंजिल के करीब होने का यकीन हो और पीछे से किसी के ताकुब से मोहतात होने की जरूरत भी ना रही हो। वो अब सीधा दुश्मन के कैंप का रुख किए हुए था। वर्दा का शक अब यकीन में बदल चुका था कि वो दुश्मन का जासूस है। थकावट के बाइस वर्दा के लिए उसके साथ तेज चलना भी अब मुश्किल हो रहा था और उसको पकड़ने का मतलब अब दू बदू मुकाबला करना था। क्या वो एक मर्द का मुकाबला कर पाएगी? उसने खंजर जनी की तरबियत रजी खातून की तरबियत गाह से हासिल की थी, लेकिन दुश्मन से मुकाबले का तो उसे कभी मौका ना मिला था। वो क्या करे? उसी उधेड़बन में उसने देखा कि मुतहर्रिक साया एक जगह साकित हो गया है और फिर वो साया उसे वापस आता दिखाई दिया। उसे करीब ही एक दरख्त नजर आया। वो जल्दी से उसकी ओट में हो गई। दरख्त के साथ जगह जरा बुलंद थी। वो उसके साथ होने के लिए जूं ही चढ़ने लगी उसका पांव फिसल गया। बहुत से कंकर और रोड़े उसके पांव के नीचे से फिसल रहे थे। रात के सन्नाटे में आवाज दूर तक सुनाई दी। मुतहर्रिक साया उसी तरफ मोहतात अंदाज में बढ़ता आ रहा था। वो सांस रोककर दरख्त के पीछे बैठी उसे आते देखती रही। खंजर पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। फवाद के हाथ में नंगी तलवार थी। जो ही वो दरख्त से आगे से गुजरने लगा, वर्दा नीचे को झुकी और फवाद के टखनों को मजबूती से पकड़ लिया और फिर उन्हें पीछे की तरफ इस तरह झटका दिया कि फवाद संभल ना सका और मुंह के बल गिर पड़ा। अगले ही लम्हे वो जस्त लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गई और खंजर उसकी गर्दन के पीछे चुबो दिया। फवाद की तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी। कौन हो तुम? औंधे मुंह पड़े पड़े फवाद ने बेबसी से पूछा। गद्दारों की मौत, वर्दा ने कहा। तुम तो औरत मालूम होती हो। हाँ, ऐसी औरत जिसे तुम जानते भी हो। ये क्या मजाक है? मैं तो डर ही गया था। ये तुम्हारा खंजर तो मेरी खाल में उतरता महसूस हो रहा है। इसे हटाओ और मजाक बंद करो, फवाद ने हंसने के अंदाज में कहा। यह मजाक नहीं, तुम सच सच बताओ कि कहां जा रहे हो। वल्लाह मैं किसी लड़की के पीछे नहीं जा रहा। तुम्हारे होते हुए किसी को दूसरे की तरफ नजर डालने की जरूरत ही क्या है। वो समझ रहा था कि वर्दा शायद किसी रकीबाना जज्बे के साथ उसके पीछे आई है। जब तुम किसी लड़की के पीछे नहीं जा रहे तो फिर इस जंगल में रात को ये चहलकदमी किस लिए? वर्दा ने खंजर की नोक को मजीद दबाते हुए पूछा। अगर तुम मुझे चाहती हो तो मैं भी तुम्हें चाहता हूं। यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मुझे क्या, तुम पूरी कौम को धोखा दे रहे हो। तुमने क्या समझकर मेरा ताकुब किया है? सलीबियों का जासूस।
जो सलीबियों के दोस्तों को सलाहुद्दीन अयूबी का जंगी मंसूबा बताने जा रहा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये कहो कि कौम के गद्दारों के बारे में खुशफहमी दूर हुई है। तुम घरेलू लड़की क्या जानो कि जासूस कैसे होते हैं। तुम्हें देखकर यह भी मालूम हो गया खुशवजा और लश लश चेहरे के साथ चंद रोजा सामान्य जिंदगी के हरीस। अच्छा खंजर हटाओ, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं। बात करो, तुम्हारी जबान को बोलने से किसने रोका हुआ है? फवाद खामोश होकर बेहिसो हरकत हो गया। वर्दा के लिए अब मुश्किल ये थी कि वो उसे कैसे बांधे। अगर महज कत्ल करना होता तो वो उसे आसानी से कत्ल कर सकती थी। उसे तरबियत के दौरान बताया गया था कि जासूस बहुत कीमती होता है, ख्वाह अपना हो या दुश्मन का। वो उसे जिंदा सूरत में सलाहुद्दीन अयूबी के पास ले जाना चाहती थी। कोई है? कोई है? इधर आओ, इधर आओ। सकूते शब में उसकी आवाज गूंजी, लेकिन उसने महसूस किया कि वो अपने कैंप से बहुत दूर निकल आई है। अचानक फवाद एक झटके से इस तरह उछला कि वर्दा उसकी पीठ से एक तरफ लुढ़क गई। वो फौरन तलवार की तरफ लपका, लेकिन वर्दा ने उसे पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि वो आगे को गिरा और तलवार वर्दा ने संभाल ली। अब फवाद के पास फरार का एक ही रास्ता बचा था। उसने दौड़ लगा दी। शोर मचाती वर्दा भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कुछ ही फासला तय हुआ था कि आगे गहरी नदी आ गई, जहां फवाद को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। वो नदी में कूदने के लिए कोई मुनासिब जगह देख रहा था कि वर्दा का वावेला सुनकर दूर तक गश्त करने वाले संतरी उस तरफ दौड़ आए। फवाद ने जब संतरियों को करीब आते देखा तो उसने नदी में छलांग लगा दी। जाने ना पाए, ये जासूस है, ये जासूस है, वर्दा चिल्लाई। संतरी भी नदी में कूद गए और फवाद को पकड़कर बाहर ले आए। मैं जासूस नहीं हूं, मैं जासूस नहीं हूं, ये लड़की यूं ही मुझसे बिगड़ गई है। आप इसकी बात पर यकीन ना करें, मुझे छोड़ दें, फवाद बोले जा रहा था। मैं आप लोगों को माला माल कर दूंगा, आप मेरे साथ चलें। फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो, तुम दोनों। कैंप में चलकर मालूम हो जाएगा कि तुम में कौन जासूस है, या तुम दोनों आवारगी के लिए निकले हो। जब वो कैंप में पहुंचे तो सुबह की आजानें हो रही थी। संतरी उन्हें अपने कमांदार के पास ले गए और फिर कमांदार उन्हें लेकर एक और खेमे में पहुंच गया जहां खाली बिस्तर पड़े हुए थे। तुम यहां इनकी निगरानी करो, शायद वो नमाज के लिए निकले हैं, मैं भी नमाज पढ़कर आता हूं। कमांडर ने संतरियों को हुक्म दिया। कुछ देर बाद कमांडर एक और फौजी अफसर के साथ आता दिखाई दिया। वो उनकी तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था। कमांडर के साथ अफसर ने वर्दा को गौर से देखा और गोया हुआ। तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है। आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। आप उबैद हैं ना? वर्दा ने रात का सारा वाकया बयान किया। क्या तुम लोगों ने इसकी जामा तलाशी ले ली है? उबैद ने संतरियों से पूछा। नहीं मोहतरम, एक संतरी ने कहा। उबैद के इशारे पर उन्होंने उसे एक तरफ करके जामा तलाशी ली तो उन्हें एक कागज मिला जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें मौजूद थी, जिसमें अयूबी फौज की पोजीशन जाहिर की गई थी। गोया के पूरा जंगी मंसूबा दुश्मन अफवाज के पास जा रहा था। इसके बाद भी किसी शक की गुंजाइश रह गई है? बोलो, सब कुछ उगल दो, उबैद ने फवाद को कागज दिखाते हुए कहा। रब्बे काबा की कसम, फवाद ने इतना ही कहा था कि उबैद ने उसके मुंह पर इस जोर से थप्पड़ रसीद किया कि फवाद अपना तवाजुन कायम न रख सका। वो चकराकर पहलू के बल जमीन पर आ रहा। जासूसी काबा के दुश्मनों के लिए करना और कसम रब्बे काबा की खाना। मैं तुमसे तुम्हारी सफाई नहीं मांग रहा। तुम अपने जासूस साथियों के नाम बताओ कि वो कहां कहां हमारी फौज में मौजूद हैं। मुझे बख्श दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, फवाद ने हाथ जोड़ते हुए घिघियाए अंदाज में कहा। मुझ पर शर्तें आयद मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो, उबैद ने कहा। मैं तन्हा ही हूं, उसने झूठ बोला। वो शख्स जिसने तुम्हें रात को इस मुहिम पर रवाना किया था, वो कौन था? वो अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया, मैं उसे नहीं पहचानता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे ले जाओ और इससे सब कुछ उगलवाओ, उबैद ने अपने करीब खड़े दो सिपाहियों को हुक्म दिया। दोपहर हो चुकी थी। कैंप से काफी दूर एक दरख्त के साथ फवाद उल्टा लटका हुआ था। उसके सर के नीचे आग दहक रही थी। एक सिपाही थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उस आग में कुछ दाने फेंकता था, जिसके धुएं और बू से फवाद खांसता और तड़पता था। उसका सारा खून चेहरे पर उतरा हुआ था, आंखें बाहर को आ गई थी। उबैद ने आकर उसे उतरवाया तो वो अपने कदमों पर खड़ा ना हो सका। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने पानी तलब किया। सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उबैद ने कहा। और अगर जवाब ना दिया तो जिस्म का एक एक जोड़ अलग अलग कर दिया जाएगा। पानी पीने के बाद उसने रजाकारों में शामिल 2 अफराद के नाम बता दिए। उबैद ने दोनों रजाकारों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया और फवाद को सलाहुद्दीन अयूबी के सामने हाजिर कर दिया। कहां के रिहायशी हो? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। दमिश्क का। किसके बेटे हो? फवाद ने एक जागीरदार का नाम बताया। मैं जानता हूं, तो क्या वो दमिश्क में है?
वो मलिक सालेह के साथ ही हल्ब चला गया था और तुम्हें जासूसी के लिए पीछे छोड़ गया। आलिजा, मैं मुसलमान हूं, मुझे मेरे बाप ने गुमराह किया था और अगर आप मुझे अपने साथ रख लें तो मैं इस गुनाह का कफारा अदा करूंगा। फवाद ने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। अल्लाह से माफी मांगो, मुझसे नहीं, अयूबी ने कहा। आप मुझे एक मौका दें, इसका फैसला काजी करेगा। मैं अल्लाह के कानून में मुदाखलत नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो कौन सा मर्द मुसलमान है जिसे एक औरत ने गिरा लिया। अगर वो मेरे पीछे से टखने ना पकड़ लेती तो मैं ना गिरता। ईमान फरोश तुम्हारी ही तरह गिरा करते हैं। मोमिन तो 10 काफिरों पर भी भारी होता है। असल ताकत जिस्म और तलवार में नहीं, ईमान में होती है, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। मुझे बेईमानी की राह मेरे बाप ने सुझाई, उसे कौन सजा देगा? फवाद जज्बाती हो रहा था। वो भी अपनी मकाफाते अमल देख लेगा। मैं गिरफ्तार हुआ हूं तो मुझे एहसास हुआ है कि मैंने गुनाह किया है। आपने मेरे अंदर ईमान की चिंगारी को हवा दी है। मुझे गुनाह का कफारा अदा करने का मौका दिया जाए। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर उबैद को इशारा किया तो वो फवाद को बाहर ले गया। मुहाफिजों की निगरानी में फवाद को काजी दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया। उसे हाथ बांधकर एक घोड़े पर बिठाया हुआ था। उसके दोनों अतराफ 2 घुड़सवार थे। रास्ते भर आपस में गुफ्तगू करते रहे। फवाद ने अपनी जज्बाती गुफ्तगू से उन्हें मुतासिर कर लिया था। शाम के वक्त जब उन्होंने रात बसर करने के लिए पड़ाव डाला तो फवाद ने उन्हें कहा कि वो उसके हाथ खोल दें। मुहाफिजों ने इस ख्याल से कि तन्हा कहां भाग कर जाएगा, उसके हाथ खोल दिए। वो बैठकर खाना खाने लगे। मुनासिब मौका देखकर फवाद ने दौड़ लगा दी और करीब खड़े एक घोड़े पर सवार हो गया। मुहाफिजों के घोड़ों पर सवार होने में जितनी देर लगी उतनी देर में वो उनसे फासले पर पहुंच चुका था। रात की बढ़ती हुई तारीकी ने उसका साथ दिया। मुहाफिजों ने बहुत ताक्कुब किया लेकिन नामुराद रहे। अगले दिन थके हारे मुहाफिजों ने उबैद के सामने खुद को पेश कर दिया। उबैद ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया लेकिन वो खुद घबराहट का शिकार था कि इतने खतरनाक जासूस के भाग जाने की खबर किस तरह सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाए कि उस जासूस के पास सारे जंगी मंसूबे की मालूमात थी। जासूस कैदी के फरार की खबर सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी की रंगत तब्दील और जबान गंग हो गई। वो निहायत इस्तराब की हालत में अपने खेमे में टहल रहा था। देर बाद वो चलता चलता रुक गया। खड़े खड़े उसके हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुए। रब्बे जुल जलाल, क्या मुझ गुनहगार के अमाल की सजा मिल्लत इस्लामिया को देगा? मेरे किसी अमल में इखलास की कमी है या ये काम तुझे पसंद नहीं है? तू मेरी रहनुमाई फरमा, मैं तेरी नुसरत का तलबगार हूं। उसकी आवाज रुंध गई थी। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो फिर गोया हुआ। उबैद, उन दोनों सिपाहियों को गलती की सजा जरूर देना, मगर ज्यादा नहीं। सजा से बचने के लिए वो मफरूर भी हो सकते थे, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे पास आ गए। उनके सच बोलने का उन्हें सिला भी जरूर देना। दुश्मन के लिए अयूबी ने जो फंदा तैयार किया था, उस राज के साथ दुश्मन का जासूस फरार हो गया था। वो अगरचे जंगी मंसूबे का पूरा नक्शा तो नहीं ले जा सका, लेकिन बड़ी हद तक मालूमात उसके पास थी। अयूबी के लिए यह बड़ी परेशानी थी कि इतनी मेहनत से बनाए गए मोर्चे कैसे जाया करे, और अब जंगी मंसूबे को तब्दील करने की मोहलत भी ज्यादा ना थी। सालारों के मशवरे से जंगी मंसूबा तब्दील किए बगैर छापा मार दस्तों में इजाफा करके उन्हें इस काम पर लगा दिया कि वो दुश्मन के आतिशगीर मादे के जखीरे को आग लगाने के लिए जान पर खेल जाएं। आलिजा, दुश्मन 1 मील के फासले पर आ पहुंचा है और उसका रुख करून की तरफ है। पसीने से शराबूर जंगी कासिद ने सलाहुद्दीन अयूबी को खबर दी। इसका मतलब है कि वो जासूस रात को दुश्मन के कैंप में पहुंच गया है। सलाहुद्दीन अयूबी जेरे लब बुड़बुड़ाया। थोड़ी ही देर में एक और हरकारा खेमे में दाखिल हुआ। अयूबी की सवालिया नजरें उसके चेहरे पर गड़ गईं। अमीर मोहतरम, दुश्मन का एक लश्कर हमारे दाएं पहलू की तरफ बढ़ रहा है, कासिद बोला। सलाहुद्दीन अयूबी, जिसे अपने दाएं पहलू की कमजोरी का एहसास था, उस खबर से और ज्यादा परेशान हो गया। उसके आसाब पर फवाद सवार था, जो निहायत कीमती राज चुरा कर ले गया था, और उसकी दी हुई मालूमात के मुताबिक दुश्मन ने हमला कर दिया था। उसके हुक्म पर चट्टानों में छुपे हुए तीरंदाज चौकस हो गए, जबकि करून के दरमियान खेमे यूं ही इस्तादा रहे और सिपाही उन खेमों में ऐसे घूमते फिर रहे थे कि दुश्मन ये तसव्वुर करे कि वो अभी जंग के लिए तैयार नहीं हुए। दुश्मन के हरावल दस्ते ने जब देखा कि अयूबी फौज के खेमे अभी तक खड़े हुए हैं, तो उन्होंने इस ख्याल से अपनी चढ़ाई तेज कर दी कि उन्होंने अयूबी फौज को बेखबरी में आ लिया है। अयूबी की हिदायत के मुताबिक उसके सिपाहियों ने घोड़ों पर जीने उस वक्त कसना शुरू की जब दुश्मन बिल्कुल ही करीब आ गया था। सलाहुद्दीन अयूबी की पैदल और सवार फौज का कुछ हिस्सा दुश्मन के मद्दे मुकाबिल आया, लेकिन जल्द ही उसे पीछे हटना पड़ा। जाने ना पाए, सलाहुद्दीन अयूबी को जिंदा गिरफ्तार कर लो, मिल्लत के गद्दारों के सर कुचल दो। दुश्मन का लश्कर ललकारते हुए चढ़ा आ रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी के घुड़सवारों ने दुश्मन की अगली सफ का मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन का दबाव इस कदर था कि वो अपने खेमों की तरफ पसपा होते चले गए।
हत्ता के दुश्मन की फौज करूने हमा के 1.5-2 मील के उस वसीओ अरीज मैदान में दाखिल हो गई जो चट्टानों से घिरा हुआ था। अयूबी के लिए ये हैरान कुन लम्हात थे कि जासूस के फरार के बावजूद दुश्मन की फौज उसके फंदे की तरफ बढ़ती जा रही थी। क्या जासूस ने हमारा सारा जंगी मंसूबा नहीं बताया? दुश्मन का लश्कर अयूबी लश्कर की खेमा गाहों तक पहुंच चुका था कि अचानक उन पर दो अतराफ की चट्टानों से तीरों की बारिश होने लगी। हलबी फौज के घोड़े तीर खाकर बिदकते और अपने ही पयादों को कुचलते फिर रहे थे। दुश्मन को तवक्को थी कि अयूबी फौज खेमों में मौजूद होगी, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि उन खेमों में अब कोई जी नफस न था। मुकाबला करने वाली सारी अयूबी फौज खेमों की ओट से आगे चट्टानों के दरमियान से गुजरकर अगली वादी में गायब हो चुकी थी। अब मैदान में खेमों की रस्सियां उनके लिए रुकावट बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ तीरों की बौछार ने उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। थोड़ी ही देर में अयूबी फौज के तीर अंदाजों ने अपने ही खेमों पर आतिशी तीर चलाने शुरू कर दिए, जिनसे खेमों में आग लग गई। उससे हलबी फौज में अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई। बिदके हुए घोड़ों की हिनहिनाहट, जख्मियों की चीखों पुकार, फौजी कमांडारों के वावेले का इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। उस भगदड़ में उनकी हलाकतों में कई गुना इजाफा हो चुका था। कमांडरों को अपनी अफवाज के दस्ते तरतीब देने में मुश्किलात का सामना था। कमांडरों ने इसी में आफियत समझी कि वो पीछे को निकलने की सबील करें, लेकिन जो ही वो थोड़ा सा पीछे हटे तो उन्होंने अकब में सलाहुद्दीन अयूबी की अफवाज को सफ बस्ता पाया। गोया ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन की कैफियत थी। हथियार डाल दो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे। हथियार फेंक दो, अयूबी फौज की तरफ से यह ऐलान हो रहा था। हलब की अफवाज में इतना दमखम नहीं था कि वो मजीद लड़ सकें, क्योंकि उनकी आधी फौज हलाक या जख्मी हो चुकी थी। जो बच रहे थे उन पर इतनी दहशत और मायूसी तारी थी कि जल्द ही उन्होंने हथियार फेंकने शुरू कर दिए। एक लश्कर से लड़ाई में तो सलाहुद्दीन अयूबी को कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन दूसरी फौज जो दाएं तरफ से आ रही थी बड़े मुनज्जम अंदाज से आगे बढ़ रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तरफ पहले वाले तीर अंदाजों को फौरी तौर पर अपनी पोजीशनें तब्दील करके नए हमलावरों की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ उसने छापामार दस्ते को दुश्मन के अकब में मौजूद उसके आतिशगीर मादे को तबाह करने का हदफ दिया। यह हिदायत जारी करते हुए वो महसूस कर रहा था कि उसकी फौज पर थकावट के आसार पैदा हो रहे हैं और दुश्मन की ताजादम फौज के मुकाबले में उसके पास कोई ताजादम फौज भी नहीं है। लेकिन ऐन उसी लम्हे उसके कासिद ने उसे बताया, आलीजा, हमारी दाएं तरफ से 400-500 सवारों का एक दस्ता आगे बढ़ता आ रहा है। वो कौन सा दस्ता है और उसे आगे आने की किसने इजाजत दी है? सलाहुद्दीन अयूबी ने गुस्से से पूछा। वो मैदान जंग में नज्मो जब्त की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त ना किया करता था। फौरन जाओ और हमें बताओ कि सवार कौन है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कासिद को हुक्म दिया। थोड़ी देर में वो कासिद ये खबर लाया कि ये 400 लड़कियां और 100 रजाकार हैं जो सालार शमसुद्दीन की कमान में आए हैं। अयूबी उन्हें रोक सकता था, लेकिन जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे थे वो समझ गया कि कमान वाकई शमसुद्दीन के हाथ में है। जिस पहलू पर उसे कुमक की जरूरत थी, ये घुड़सवार उस जरूरत को पूरा करते दिखाई दे रहे थे। ये सवार अपने दुश्मन को चट्टानों की तरफ धकेल रहे थे। उन्होंने दुश्मन को इस तरह उलझा लिया था कि दुश्मन की पेशकदमी रुक गई थी और अयूबी को अपनी पहले से लड़ने वाली फौज की पोजीशनें बदलने और उन्हें मुनज्जम करने का मौका मिल गया। लड़कियां अपने भाइयों और बापों के दोष बदोश मारकाए कारजार में सरगर्म थी। मुसलमान के हाथों कट रहा था। दोनों तरफ से तकबीर के नारे बुलंद हो रहे थे। शाम तक ये मार्का जारी रहा। बिलाखिर दुश्मन का हौसला और हिम्मत जवाब देने लगा। दुश्मन की फौज नीम मुहासरे के अंदर आ चुकी थी। अचानक दुश्मन के पीछे आतिशगीर मादे के जखीरे में आग के शोले भड़क उठे। शाम के धुंधलके में उस आफत का नजूल उनके लिए मजीद घबराहट का जरिया बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन के सिपाहियों ने महसूस किया कि उनके सालारों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। उन्हें यह अंदाजा करने में देर न लगी कि उनके सालार मैदान से फरार हो चुके हैं। चुनाचे उन्होंने भी हथियार डालने शुरू कर दिए। जख्मियों की चीखों पुकार से रात लरज रही थी। दिन भर की थकी हारी रजाकार लड़कियां अब जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी। रात भर शोहदा की तदफीन जारी रही। ये 13 अप्रैल 1175 की सहर का वक्त था जब सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक दस्ते के हमरा फिर दुश्मन के कैंप पर हमला कर दिया। उसे किसी काबिले जिक्र मुजाहमत का सामना ना करना पड़ा। मलिक साले और सैफुद्दीन फरार हो चुके थे। खेमों में मुगन्नियात और साजिंदे थे। रंग बरंगे परिंदों के खुशनुमा पिंजरे थे। शाम के वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने रजाकार खवातीन के कैंप का दौरा किया तो कमांडर शमसुद्दीन उसके साथ था। अयूबी ने कहा, रजी खातून की तरबियत याफ्ता लड़कियों ने दुश्मन को शिकस्त देने में उस वक्त हमारी मदद की जब हमें एक एक सिपाही की अशद जरूरत थी। ये लड़कियां फरिश्ते बनकर हमारे लिए गैबी मदद के तौर पर आईं, लेकिन मैं इन्हें मुसलसल मैदान जंग में नहीं रख सकता, इसलिए 1-2 दिन में
इनकी दमिश्क वापसी का इंतजाम कर दिया जाए। लड़कियां उस पर एहतजाज कर रही थी। तमाम लड़कियां अपनी बात सुनाने के लिए चीख चीख कर बात कर रही थी। इसके सिवा कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो अपने जोशो जज्बे का इजहार कर रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे घुड़सवार अपनी तरफ दूर से तेजी के साथ आता दिखाई दिया। उसने अपने नेज़े को आसमान की तरफ बुलंद किया हुआ था और नेज़े की अन्नी पर कोई चीज उड़सी हुई थी। वो जब करीब आया तो सबने देखा कि उसने अपने नेज़े पर किसी इंसान का सर टांका हुआ है। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे पहचान लिया। ये वही मफरूर जासूस फवाद था जो मुहाफिजों की हिरासत से भाग गया था। उसने घोड़े से उतरकर नेज़े पर टांका हुआ इंसानी सर सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में डालते हुए कहा, आलीजा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप मुझे माफ कर दें। मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं, लेकिन आपने मेरी इल्तिजा ना मानी। चूंकि मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के इरादे में मुखलिस था, इसलिए अल्लाह ने मुझे भागने का मौका फराहम कर दिया। चूंकि आपकी जासूसी और मिल्लत से गद्दारी के मिशन पर मुझे मेरे बाप ने लगाया था, जो दुनियावी लालच में सलीबियों का हमनवा बन चुका था, इसलिए मैं फरार होकर हलब के लश्कर में गया और अपने बाप का सर काट कर आपके पास ले आया हूं। अगर अब भी मेरे गुनाहों का कफ्फारा अदा नहीं हुआ तो मुझे कैद कर लें या यही मेरा भी सर काट कर मेरे बाप के सर के साथ डाल दें। अयूबी ने उबैद को कहा, इसे अपने पास रखो और इसके मुतालिक कोई फैसला करो। अलबत्ता मेरी एक उलझन का जवाब जो मुझे अब तक नहीं मिला था वो मिल गया है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दुश्मन का जासूस सारी मालूमात के साथ फरार हो गया, लेकिन दुश्मन फिर भी मेरे फंदे में आ गया। अब मालूम हुआ कि यह शख्स दुश्मन की फौज को खबर देने नहीं, अपने बाप को कत्ल करने गया था। जिस दिन मिल्लत इस्लामी के नौजवानों को यह समझ आ गई कि खूनी रिश्तों को दीन के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है, वो दिन इस मिल्लत के इहिया और गलबे का दिन होगा। ये कहते हुए वो फवाद से बगलगीर हो गया।